आसिफ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करने जा रहे हैं आज इंतहाई एक आम और हसास मौजू पर। वजीर दफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का गुज़श्ता दिनों एक बयान सामने आया था कि पुर्तगाल में आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी जायदादें खरीद चुकी है और अब वो पर तोड़ रहे हैं वहां पर शरीयत लेने के लिए, और इसके बाद वो जल्दी पाकिस्तान से परवाज कर जाएंगे। जब ये बयान सामने आया तो एक हलचल सी मच गई। कौमी असम्बली में भी इसकी गूंज सुनाई दी गई, सेनेट में भी और मीडिया में भी ये उनका बयान छपा, रौनक बना और इसके बाद बहुत सारे इस पर तबसरे हुए, तजिए पेश किए गए, जोड़ा गया। उनके एक दस्ते रास्त मुबैना तौर पर कहा गया। इकबाल संघेड़ा जो ACR वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे सियालकोट में, उससे ताने बाने इस बयान के जोड़े गए और कहा गया कि इकबाल संघेड़ा पर चूंकि हाथ डाला गया है वो दस्ते रास्त थे ख्वाजा आसिफ के, ये कहा गया मीडिया में, तजियों में, तबसरों में, और उसकी वजह से तपे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ गुस्से में ये बयान दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, और ये जो उन्होंने एक्स पे अपना बयान जारी किया था ये गुस्से में किया, वाकई गुस्से में थे, जल्दबाजी में किया, या सोच समझ कर ये उन्होंने बयान जारी किया, और ये किया क्यों? अब उन्हें पता चला कि आपकी आधा ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है, या मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क जायदादें बना चुके हैं, ना सिर्फ पुर्तगाल में, सेनेगल में, यूरोप में, बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात में भी। या इसके पीछे एक सोचा समझा कोई मंसूबा था, और वजह क्या बनी ख्वाजा आसिफ के इस अचानक बयान देने की? उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से भी उनकी एक मुलाकात हुई और ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं। ये क्या मामला था? लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि बहुत सारे इस पर तजिए हो चुके हैं, तबसरे हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। हम इसकी गहराई में जाने के बजाय कि ये बयान क्यों दिया, क्यों सामने आया, इकबाल संघेड़ा कौन है और गिरफ्तार किसने करवाया, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। हम आज आपको ये बताएंगे कि जो ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं वो सबको पता है। मज़े की बात है, मीडिया को पता है, सियासतदानों को पता है, जो आपके फैसला साज अदारे हैं उनको पता है, इसके बावजूद उन पे हाथ नहीं डाला जा रहा। आज हम उनमें से एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र लेकर यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। उसका कच्चा चिट्ठा जब आपके सामने लिखेंगे तो आपके सामने जब रखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक सर्कल है, ये कैसे ब्यूरोक्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सियासतदान और आला ओहदों पर जो फायज लोग हैं, जो अदारे हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कैसे अपने सियासी फायदे उठाते हैं, किस तरीके से करप्शन करते हैं, किस तरीके से माल बनाते हैं और बाहर भेज देते हैं। वगैरह ये किया जाता है कि हमारे यहाँ चूंकि डॉलर की कमी है इसलिए मईशत संभल नहीं रही, और ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है उनकी जानब से इस किस्म के दावे किए जाते हैं, और हुक्मरान इत्तेहाद को ही पता है कि कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट करप्ट है, किस तरीके से वो डॉलर बैरून मुल्क भिजवा रहा है, वहाँ पर जायदादें बना रहा है, इसके बावजूद उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। इसकी क्या वजह है, और क्या ये आज ऐसी चीज़ें सामने आई या कई सालों से ऐसा होता है? इस पर एक सरसरी नज़र डालेंगे, और आज एक ब्यूरोक्रेट का हम बेनकाब करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक ब्यूरोक्रेट है जिसकी ना सिर्फ पुर्तगाल में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जायदादें हैं, और वो अरबों में है, लाखों या करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। और किस तरीके से वो जुल्म देकर यहाँ से जा चुका है, फिशू हो चुका है, और वहाँ पुर्तगाल अपनी जायदादों और अपने जो बाल बच्चे थे उनके पास पहुँच चुका है। ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो ये वीडियो, ये वीलॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दफा
ख्वाजा आसफ का ये बयान तो आपकी नज़र से गुजर ही चुका होगा कि मोर देन 50% ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है और पुर्तगाल में ये जायदादें बना चुकी है। उन्होंने जिक्र सिर्फ पुर्तगाल का किया है, लेकिन ज़माना जानता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जो अशराफिया है हमारी, जिनके पास पैसा है, जो डॉलर समेट कर बैरून मुल्क भेजते हैं, लांचों के ज़रिए जायदादें बनाते हैं, वो आज हम आपके सामने उनमें से एक शख्सियत को रखने जा रहे हैं और ये भी आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसा रुझान क्यों है। ये पैसे वाले जो लोग हैं, जो अशराफिया हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, उसमें सियासतदान भी हैं और दूसरे अदारों के जो सीनियर अफसरान रिटायर होते हैं, वो पाकिस्तान में रहना पसंद क्यों नहीं करते, वो बैरून मुल्क क्यों चले जाते हैं। और ये डॉलर की जो शॉर्टेज है पाकिस्तान में, इसकी वजह भी आपके सामने आ जाएगी इस गुफ्तगू से कि हमारे यहाँ जो मैशत का रोना रोया जाता है, बैरूनी सरमायाकारों को दावत दी जाती है कि पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें, खुद हम क्या कर रहे हैं। ये इस जो मौजू है इसका आज अहाता किया जा रहा है। एक नाम आपके सामने रखूंगा और उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे हुकाम, हमारे सियासतदान और हमारे फैसला साज अदारे करप्शन रोकने में और ये जो बैरून मुल्क जायदादें खरीदी जा रही हैं या जो डॉलर भेजे जा रहे हैं, उन्हें रोकने में कितने संजीदा है। आपने एक नाम सुना होगा, ताहर खुर्शीद उर्फ टीके। अगर नहीं सुना, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि ये स्टाफ अफसर हुआ करते थे साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार, और करप्शन के जो झंडे गाड़े थे फरा बीबी उर्फ गोगी ने, उनके ये दस्ते रास्त हुआ करते थे। और बताया जाता है कि इतने वो पावरफुल थे कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। इख्तियारात उनके इतने ज़्यादा थे कि उस्मान बुज़दार उनके सामने भी बस नजर आया करते थे। उस वक्त वज़ीर पंजाब के उस्मान बुज़दार के इर्द गिर्द जो लोग करप्शन कर रहे थे, उनकी जो फहरिस्त सामने आई थी, उनमें ये ताहर खुर्शीद उर्फ टीके सर फहरिस्त थे। मुझे याद है कि उन दिनों इमरान खान ने एक हुकूमत थी, क्योंकि मरकज़ में वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने एक नारा लगाया था कि करप्शन लेस पाकिस्तान से करप्शन को खात्मा करना है। सबसे बड़ा सूबा था पंजाब, ज़ाहिर आगाज भी यहीं से होना था। आपको ये पता है कि अक्सर व बेशतर इमरान खान लाहौर में आकर मजमा लगाया करते थे, चाहे वो वज़ीर हाउस में बैठ जाएं, चाहे वो गवर्नर हाउस में बैठ जाएं, कहीं भी वो आकर बैठते थे। वो एक जरगा लगाते थे और ख़ास चीदा लोगों से, बेशक उस्मान बुज़दार पास बैठे हुआ करता थे, लेकिन मालूमात वो दूसरे लोगों से लिया करते थे, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी से। उस वक्त एक वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, मेजर रिटायर्ड सुलेमान आज़म। आपने ये नाम तो सुना होगा। बाद में वो चीफ सेक्रेटरी भी बने थे चंद माह के लिए। उन्हें चीफ सेक्रेटरी इमरान खान ने इसलिए लगाया था कि पंजाब में जो करप्ट लोग हैं उनका खात्मा किया जा सके, उनका कमा किया जा सके और किसी तरीके से पंजाब को करप्शन से पाक किया जा सके। लेकिन मालूम ये हुआ कि ये जो करप्शन के ताने बाने हैं उनके घर से ही निकलते हैं। उनकी करप्शन की जिस पर भी कोई तहकीकात बिठाएं, जिस पर भी कोई उनको रिपोर्ट मांगे, उसके ताने बाने उनके घर पहुंच जाते थे। फर्रा शहजादी उर्फ गोगी जो कि पंजाब में बैठी हुई थी, आपको पता ही है, उनकी स्टोरियां तो आपके सामने आ ही चुकी हैं। मजीद उस पर गुफ्तगू करूंगा तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आज हम सिर्फ ताहर खुर्शीद उर्फ टीके को मौजू बना रहे हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे थे। बताया गया कि मेजर रिटायर्ड सुलेमान आज़म को जब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया तो इमरान खान ने कहा कि करप्ट ब्यूरोक्रेट जो हैं उनकी एक फहरिस्त आपको दी जा रही है, इनको ख़त्म करना है ताकि करप्शन का खात्मा यहाँ से शुरू हो। तो वो 200 लोगों की फहरिस्त थी। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये
टीके साहब थे। सुलेमान आजम साहब को, जो चीफ सेक्रेटरी साहब को जो हुक्म मिला था, उसके मुताबिक सबको मुअत्तल किया, सबकी रिपोर्टें बनाने का हुक्म दिया गया और इनकी जो करप्शन है उसको सामने लाकर उन पर मुकदमात बनाने का कहा गया। शुरू हो गई धड़ाधड़ काम शुरू हो गया, तफ्तीशें शुरू हो गई। पता लगा कि ये वजीर आजम के अपने घर में ये सारा कुछ हो रहा है। ये जितने लोग उस्मान बुज़दार के आसपास बिठाए गए हैं, ये बुशरा बीबी और फर्रा गोगी की बामी अंडरस्टैंडिंग से ये बैठे हुए हैं। और ये जो साहब थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही जल्द बहाल हो गए, मुअत्तल हुए थे। बाकी लोग वहीं रहे, उनकी इंक्वायरी भी होती रही, बाद में वो भी बहाल हो गए, हुआ किसी के खिलाफ कुछ नहीं। आपको पता ही है कि उन दिनों मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त ISI में एक आम ओहदे पर फाइज थे, वो भी करप्शन की एक फाइल लेकर वजीर आजम इमरान खान के पास गए थे कि आपकी अहलिया बुशरा बीबी और फर्रा शहजादी उर्फ गोगी, ये मिलकर इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ पंजाब में, और करप्शन में पंजाब तमाम सूबों से आगे निकल गया है। बजाय इस पे कि कोई एक्शन लेते वजीर आजम उस वक्त इमरान खान, उन्होंने इस बात का बुरा मनाया था और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहा था कि इस शख्स को इस ओहदे से हटाया जाए, और फिर उनके हुक्म पर उठा भी दिया गया था। इसी तरीके से ये जब 200 लोग मुअत्तल हुए, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, टीके का जब नाम आया तो पता चला इनकी मंजूरी भी बनीगाला से हुई है, और वो जो करप्शन की जाती है उसमें सिर्फ वो अकेले नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी के एक बेटे इब्राहिम मानिका भी इसमें बराबर के हिस्सेदार है और वज़ीर आला हाउस में बैठते हैं। कैश में जो मामला होता था वो उसमें उनका अपना कमीशन था। फर्रा गोगी के घर आते जाते उनको कई दफ़ा देखा गया, और जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, जो तफ्तीश उन दिनों हुई थी, 2023 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो तहकीकात हुई थी उसमें इब्राहिम मानिका का नाम भी आया था। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान जब अगली बार लाहौर दौरे पे आए तो चीफ सेक्रेटरी सुलेमान आजम को पास बुलाकर उन्होंने पूछा कि आपके ज़िम्मे जो काम लगाया था वो कहाँ तक पहुँचा। जब उन्हें बताया गया कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे ये टीके साहब, उन्हें तो बहाल कर दिया गया है, बल्कि उन्हें अब पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लगा दिया गया है। पहले वो कई छोटे मोटे ओहदों पर फायज हुआ करते थे, डेरा गाजी खान में कोई करप्शन की, वहाँ से मुअत्तल हुए, उन पर इंक्वायरी लगी, मुअत्तल हो गए, इंक्वायरी शुरू हुई, पता लगा कि वो उससे बड़े ओहदे पर फायज हो गए हैं, और इंक्वायरी वो चूँकि खुद ही उस ओहदे से उससे बड़े ओहदे पर चले गए और अपनी इंक्वायरी ठप करवा लेते थे। हज़ारों दर्जनों इंक्वायरियाँ लगीं और इस तरीके से वो ओहदों पर तरक्की करते चले गए। आखिर में वो वज़ीर हाउस पहुँच गए। वहाँ पर उस्मान बुज़दार तो आपको पता ही है साईं सरकार थे, वो तो बराए नाम अहकामात कहाँ से आते थे। खुद इमरान खान चाहते थे कि करप्शन ख़त्म हो, पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो, लेकिन जब उन्होंने ताने बाने देखे कि मिल कहाँ रहे हैं तो वो इस पर वो खामोशी इख्तियार कर लेते थे। सुलेमान आजम जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे वो बताते हैं कि एक वाक़या मेरे सामने ऐसा आया कि जब मेरे सामने लिस्ट आई, मैंने लोगों को हैंग करना शुरू किया। अगली बार इमरान खान जब लाहौर आए तो मैं उनको बताया कि वो जो सरे फहरिस्त थे करप्ट ब्यूरोक्रेट, उन्हें तो आपके अहकाम से बहाल कर दिया गया है। तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया, और फिर वो करप्शन पर जो जोर दिया करते थे शुरू में, वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया। ये तारिक खुर्शीद उर्फ टीके साहब हैं, इन्हें ATM कहा जाता था उस्मान बुज़दार का। उस्मान बुज़दार बज़ाहिर आपको बड़े शर्मीले से, शरीफ से, खामोश तबा वो ऐसे आपको लगते हैं, लेकिन कमाल का शातिर आदमी है। इस वक्त उस पर कोई केस नहीं है और सबसे ज़्यादा पैसा उसने बनाया है। किसी दिन फिर इस मौजू पे बात करेंगे, आज टीके तक ही रखते हैं। और ये टीके साहब का एक और कारनामा भी आपको बता दूं, उस वक्त स्पीकर हुआ करते थे पंजाब असम्बली के परवेज इलाही, और
پرویز الہی صدر بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے. عمران خان انہیں براہ راست احکامات دیا کرتے تھے کہ یار یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی. تو جب لسٹیں سامنے آتی تھیں اس میں یہ ٹی کے صاحب ہوا کرتے تھے. اب عہدے کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے تو پرویز الہی کو سپیریئر ہونا چاہیے. صدر بھی ہیں حکمران جماعت کے، اس وقت حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی، اور اسپیکر بھی ہیں. لیکن عملی طور پہ جو اختیارات تھے وہ تھے ٹی کے صاحب کے پاس. ان دنوں ایک ضمنی الیکشن آیا سیالکوٹ میں. سلیم بریار نام کے ایک صاحب تھے، وہ پرویز الہی کے قریبی رشتہ دار ہیں اور بڑے کلوز ان کے تعلقات، جب کاف لیگ میں یہ لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بڑے ان کے کلوز ریلیشن تھے. ان کو بیٹے کو ٹکٹ مل گیا، اور ان کا جو بیٹا تھے یہ ٹی کے صاحب کے داماد تھے، اور وہ جیت بھی گئے. اربوں روپے کے فنڈ لگے تھے ان کے حلقے میں، اور پتہ یہ چلا تھا کہ نون لیگ کے جو امیدوار کو وہاں پہ ہرایا گیا ہے وہ کئی ہزار کی ووٹیں جعلی ووٹ بھگتا کر ان صاحب کو جتوایا گیا تھا، اور وہ داماد تھے طاہر خورشید عرف ٹی کے. جب اس بات کا علم ہوا اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی کو، تو انہوں نے برا منایا، اور ٹی کے صاحب نے مٹھائی بھجوائی. اور وہ جو سلیم بریار صاحب تھے انہوں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی کے پاس، اقبال چودھری ان کے جو سیکرٹری تھے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ مٹھائی انہوں نے واپس کر دی تھی، واپس بھجوا تھی، اور ناراض ہو گئے تھے سلیم بریار سے کہ یار آپ لوگوں نے میرے گردی گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. یہ کرپشن کے جو تمام تانے بانے تھے ٹی کے صاحب نے جو ہلائے ہوئے تھے، ان کا کھرا نکلتا تھا جا کر بنی گالا، اس لیے ان پہ کوئی ہاتھ ڈالا نہیں گیا. چلیے وہ وقت گزر گیا، وہ دور گزر گیا، وہ حکومت ختم ہو گئی. حکومت آ گئی بعد میں پی ڈی ایم کی، پہلے نگران آ گئے، پھر پی ڈی ایم آ گئی، اور اب اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحادی لوگ ہیں. اب کیا کاروائی ہوئی؟ 2023 میں اینٹی کرپشن میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف، جن میں بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے، کچھ بھگت بھی رہے، لیکن بہت سارے لوگ باہر آ گئے، اور توجہ ہو گئی 2023 میں 9 مئی والے واقعے کی جانب. 9 مئی کا واقعہ اتنا بڑا تھا کہ یہ جو کرپشن کے واقعات تھے، ان کے تانے بانے بھی چونکہ سیاستدانوں سے ملتے تھے، اور بیوروکریٹ بھی چونکہ با اثر تھے، اس لیے یہ کام پیچھے چلا گیا، اور 9 مئی والے کام نے تیزی پکڑ لی. اور اس طریقے سے یہ کام آہستہ آہستہ اس پہ جو فائلیں ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے، جو دفاتر میں پڑتی، ان پہ دھول بیٹھتی چلی گئی، اور 9 مئی کے واقعات کو دکھانا بھی شروع کر دیا چینلز نے، اور سزائیں بھی ہونا شروع ہو گئیں، اور اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ یہ جو موصوف ہیں حضرت طاہر خورشید عرف ٹی کے، یہ پرتگال پہنچ چکے ہوئے ہیں. جب حکومت بدلی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ چپ کر کے یہاں سے نکل گئے تھے. جیسے فرق ہوگی، جمیل گجر یہاں سے نکلے تھے، یہ صاحب بھی، اپنا شہباز گل، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو لوگ ہیں جن کے کرپشن کے تانے بانے ان بیوروکریسی کے ساتھ جنہوں نے پھیلے، وہ آئے اس لیے تھے. زلفی بہاری آپ کہہ لیں، شہباز گل کہہ لیں، اور دیگر شہزاد اکبر ہیں، یہ لوگ سارے باہر جا چکے ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن. لیکن آج ذکر چونکہ بیوروکریسی کا ہو رہا ہے، تو یہ طاہر خورشید عرف ٹی کے جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرتگال میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں. یہ صرف پرتگال میں نہیں ہے، دبئی میں بھی 17,000 ایسی جائیدادیں ہیں جو کہ 23,000 پاکستانیوں کے پاس ہیں. کل تعداد ان کی 23,000 ہے، 17,000 جائیدادیں پاکستانیوں کے نام ہیں. یہ رپورٹیں بھی اخبارات میں آتی رہتی ہیں، چینلز پہ آ چکی ہیں. اور پرتگال میں جو لوگ یا دیگر یورپی ممالک میں یا پاکستان سے باہر جو انویسٹمنٹ لوگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ زمینوں پہ قبضہ بھی کر لیا جاتا ہے، ٹیکسز بھی ناروا ہیں، بہت سے ٹیکسز بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی تحفظ نہیں ہوتا کہ یہ جائیداد میرے پاس رہنی بھی ہے کہ نہیں. کوئی بھی اس سے تگڑا اٹھ کے اس پہ قبضہ کر سکتا ہے. بیرون ملک ایسا نہیں ہے، یہاں تو کرائے پہ بلڈنگ دیں تو وہ کرایہ دار قبضہ کر لیتا ہے. یہ ایک جو خوف ہے
ब्यूरोक्रेसी में, या समझ लें जिसके पास भी पैसा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वह बैरून मुल्क जाकर करता है। हम बैरूनी सरमायाकारों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करें, और हमारा अपना सरमाया जो है वो दीगर ममालिक में मुंतकिल हो रहा है, और ये आपके सामने हो रहा है। एक तो होता है ना कोई डके छुपे, इस अमाम में ये तमाम सियासतदान, तमाम ब्यूरोक्रेट, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है चाहे वो अस्करी ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी लोग हैं आला अहदों पे हैं जिनके पास सरमाया है, जो सरमायादार हैं, जो अशराफियाँ हैं, वो अपनी रकम या पाकिस्तान से लूट खसूट किया है, जो भी है वो बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं। लांचें इनकी पकड़ी जाती हैं, बाज़ औक़ात नाम इनके सामने आ जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। ये जो ख्वाजा आसिफ ने पहली दफ़ा जुर्रतमंदाना एक बयान जारी किया है कि आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी उसको मैं जानता हूँ जो बैरून मुल्क जायदादें बना रहे हैं, इस पर सबके परेशानी लग गई है सबको। ये नहीं है कि उनके लिए कोई एक नई बात थी या कोई चीज़ बेनकाब की थी, क्योंकि सबको पता था। ईरान परेशान सब इसलिए हुए हैं कि यार ये शख्स जो है ये ऐसा ही है, इसने कर देना होता है। यही वजह है कि एक उनके इस्तीफे की बात भी आई, लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ ने शायद उनसे इस्तीफा मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने इस्तीफे की अफवाह भी खुद ही उड़ाई थी बकौल नजम सेठी, कि बताया जाए कि अगर मुझे परेशान किया गया, मुझे अगर रोका गया तो मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं। लोग उन्होंने ये कहा कि शायद ये गुस्से में उन्होंने किया, उन्होंने गुस्से में नहीं किया, ये एक सोचा समझा उनका प्लान था, उनका मंसूबा था। मैं ये समझता हूँ उसमें वो कामयाब हुए हैं। उसमें एक नाम आज हमने आपके सामने रखा है, मजीद इसमें जो नाम हमारा काम इस पर हो रहा है, जो नाम सामने आते जाएंगे हम आपके सामने रखते चले जाएंगे।